नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ की जो ये दूसरी पारी है बड़ी प्रभावशाली है। अब लगता है कि किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल न केवल प्रदेश की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं, बल्कि उसको साकार रूप देने में लगे हुए हैं। आज ही एक बड़ा फैसला हुआ और ये फैसला ये हुआ कि मंडलों में मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई। पहले जिले में मंत्री प्रभारी बनाए जाते थे, लेकिन अब मंडल पे बनाए गए और उनके साथ में स्वतंत्र राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी संबद्ध किए गए और इन मंत्रियों से कहा गया कि आप 15 मई तक अपने मंडल की रिपोर्ट दे दीजिए। अब सवाल उठता है कि किस बात की रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट ये दी जाए कि आपके मंडल में जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, वो किस प्रकार चल रही हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं और उस मंडल में विकास के कार्य क्या हो रहे हैं, उनकी समीक्षा कीजिए। पहले क्या होता था, हमारे मंडल प्रभारी जाते थे, जिला संयोजक होकर के जाते थे और जो जिला योजना की जो बैठकें होती थी उसकी अध्यक्षता करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको पूरे मंडल की एक एक बात पर ध्यान रखना होगा और पहली रिपोर्ट मंगा ली कि 15 मई तक दीजिए और इस रिपोर्ट के आधार पर मंडल में आगे की कार्रवाई चलेगी। यहां तक कि भी कहा गया है कि मंडल में शासन कैसा चल रहा, हमें सुशासन चाहिए और जो मंत्री बनाए गए हैं वो भी बड़े अनुभवी और अहम हैं। जैसे हम आपको बता दें, लखनऊ मंडल का काम सुरेश खन्ना को दिया गया है। सुरेश खन्ना 9 बार के विधायक हैं, वित्त मंत्री हैं। उनके जुम्मे एक बड़ा काम दिया गया कि आप लखनऊ मंडल की समीक्षा करेंगे। अपने कानपुर की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को दी गई है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जो पहले ही कांग्रेस में थे और बीजेपी में आए हैं। कानपुर मंडल, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, ये जितने भी जनपद हैं, इनकी समीक्षा, इनका कार्य विवरण की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद, जिनके पास भारी भरकम का विभाग है पीडब्ल्यूडी, उन्हें बनाया गया है। अपने ही कानपुर से बीजेपी में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बने राकेश सचान को देवी पाटन मंडल का प्रभारी बनाया गया है। अन्य लोगों की बात कर ले, केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल दिया गया है। लेकिन जो सबसे चर्चित है मंडल, वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का है, उसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है। ब्रजेश पाठक को वहां का प्रभारी बनाया गया है। जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जो है आगरा का, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। नंद गोपाल बरेली और गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी धर्मपाल को दी गई है। धर्मपाल के पास गोरखपुर जिला पहले भी था, वहां के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको गोरखपुर मंडल की पूरी जिम्मेदारी धर्मपाल को दी गई है।
भूपेन चौधरी को भी मिर्जापुर, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई है। इस तरीके से मंडलों का विभाजन कर दिया गया। लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ दे दिया गया उनको कि वो आप अलीगढ़ का काम देखेंगे। तो इस तरीके से 17 मंडल, 17 मंत्रियों के जुम्मे, उनके साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी और राज्य मंत्री, और इनसे कहा गया है कि आप दौरे शुरू कर दीजिए मंडल के, अभी से प्रोग्राम बनाइए, जाइए, बैठने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि सच बात तो ये है कि योगी 2 जो सरकार है वो बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रदेश की नब्ज, अब इस समय जरा बिजली संकट हो रहा है, बिजली व्यवस्था गड़बड़ा रही है, शिकायतें आ रही है, गांव में अब 4-5 घंटे ही बिजली मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज इस पर सख्त रवैया अख्तियार किया है, कहा इसका रोस्टर बढ़ाइए, बिजली संकट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जन जीवन बिल्कुल पीड़ित हो जाए। अगर ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आती है तो उसे समय पर ही ठीक कर दिया जाए, रोस्टर लागू किया जाए और रोस्टर का पालन किया जाए। सही बात है, हमारे प्रदेश को 23,000 से अधिक मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन इस समय मात्र 20,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और ये जो डेफिसिट है, कमी है। और दूसरी ओर ये भी है कि कोयला का संकट भी आ रहा है। तो इसलिए बिजली संकट को लेकर के, क्योंकि योगी सरकार दावा करती रही है कि हमने बिजली 24 घंटे दी है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, हमने कोई वीआईपी जिले नहीं बनाए। एक समय था, बोले वीआईपी जिला कौन? इटावा। कौन? आजम खां का रामपुर। कौन है जिला? उन्होंने कहा आप कोई जिला नहीं है, जाइए, सब देख लिया गया है और आपकी बिजली कटती रहेगी, लेकिन इन जिलों में बिजली जो है 24 घंटे आएगी। वही होता रहा। मैनपुरी भी ले लिया गया, आजमगढ़ को भी ले लिया गया, क्योंकि वहाँ से। लेकिन योगी सरकार का जो पिछले कार्यकाल था 5 साल का, वो वास्तव में बड़ा अभूतपूर्व था। अब लोगों के घरों में इन्वर्टर काम करना बंद कर दिए, कोई काम नहीं। इन्वर्टर की बिक्री, उसके मेंटेनेंस पर प्रभाव पड़ गया। लेकिन संकट आ गया है। अभी मेरे एक मित्र हमसे कह रहे थे, मेरे गांव में 4-5 घंटे बिजली आ रही है, और ये भी कह रहे थे कि हम लोग आदी हो गए थे बिजली के, अब तो कि बिजली आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो ये 4-5 घंटे की बिजली कष्ट दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे रोस्टर से ईमानदारी के साथ बिजली, और बिजली मंत्री कौन है? हमारे बड़े अनुभवी हैं, A.K. शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं। उनके बाद नगर विकास का भी काम है। अपने IAS से सेवानिवृत्त लेकर के राजनीति में आए हैं, और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में काम ठीक होगा। उन्होंने भी कड़े निर्देश जारी कर दिए, कहा कि लापरवाह जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दीजिए, काम बिल्कुल कायदे का होना चाहिए। बहरहाल योगी 2 सरकार में बड़े ही प्रभावी ढंग से काम हो रहा है। आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तमाम बातों पर चिंतन मनन हुआ है। इथेनॉल का भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो गई है। जो हमारे रसोइया हैं उनका भी वेतन मानदेय बढ़ाने की बात हो गई है। बहरहाल अगर देखा जाए तो योगी सरकार काम कर रही है। आज की कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव और पास हुआ हाईवे की सिक्योरिटी के लिए, जहां पर एम्बुलेंस, पुलिस वाहन आदि की व्यवस्था कर दी गई है। तो सवाल केवल ये होता है कि योगी सरकार ने अपने काम को और तौर तरीके को
पिछले 5 साल में देख करके काफी बदला है। और उसका एक कारण और भी था। 5 साल में 2 साल तो कोरोना में चले गए थे और उस समय की जो कमियां थी इस बार नहीं होने पा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विधायकों से भरपूर मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, संगठन के लोगों से मिल रहे हैं। पहले कुछ ये शिकायतें आती थी कि साहब विधायकों की नहीं सुनी जाती है, लेकिन इस बार विधायकों की खूब सुनी जा रही। कहते विधायक लोग कहते थे कि साहब हम तो समय नहीं मानते, मुख्यमंत्री जी इतना बिजी रहते हैं, हमको समय ही नहीं देते। कौन नहीं जानता है कि 150 विधायक इस बात को लेकर के जो विधानसभा में ही मुखर हो गए थे। तो इस बार अब कोई चूक नहीं, अधिकारियों से भी कह दिया गया है, सुनिए, विधायकों की सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की सुनिए, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए। ये है बदला हुआ स्वरूप। और आप देखेंगे कि 15 मई तक सभी मंडलों में धमाचौकड़ी मचेगी। मंत्री जा रहे होंगे, बैठकें हो रही होंगी, योजनाओं पर काम हो रहा होगा, अधिकारी इधर उधर निरीक्षण करते दिखाई देंगे, क्योंकि सभी मंडलों को अपनी रिपोर्ट देनी है। हमारे कानपुर मंडल की स्थिति तो आप जानते ही हैं। हमारे कानपुर मंडल में जो कानपुर नगर है वो 4थे नंबर पर है, इसे नंबर 1 पर लाना है। ये बड़ी बात है, बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जितिन प्रसाद अनुभवी है, जितिन प्रसाद का कानपुर से अच्छा नाश्ता आ रहा है। देखते हैं कि उनके मंडल प्रभारी बनने पर कानपुर में विकास के कौन से नए आयाम स्थापित होते हैं। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि बच्चों को कोरोना टीका लगाया जाएगा, इसकी आज मंजूरी दे दी गई है। मसलन सीधे तौर पर अब बच्चों को कोवैक्सीन और कोर्बीवैक्स टीका लगाया जाएगा। अब तक की जो जानकारी आई है उसके अनुसार 5 वर्ष से अधिक बच्चों को जो टीका लगाया जाएगा वो है कोर्बीवैक्स, और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को जो टीका लगाया जाएगा वो है कोवैक्सीन। और 12 से अधिक के बच्चों को जो टीके लगाए जा रहे हैं पहले से ही तय है, उनका काम चल रहा है। दरअसल इधर जो चौथी लहर की आहट चल रही है उसमें जो XE वेरिएंट है वो बच्चों को चपेट में ले रहा है और उनमें फ्लू जैसे लक्षण भी आ रहे हैं, कहीं कहीं विचित्र भी लक्षण आ जाते हैं। वैसे तो बुखार आ जाना, नाक बहना, खांसी होना ये तो आम बात है, लेकिन कभी कभी ये भी होता कि घबराने लगते हैं, नींद में बेहोशी में बोलने लगते हैं, सूजन आ जाती है, कभी कभी ऐसे लक्षण भी आ जाते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई। हालांकि अब ये टीकाकरण कैसे होगा, कहाँ होगा, कब से होगा, इसकी जानकारी विस्तृत रूप में 27 या यूँ मानिए कल होने की संभावना है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के इस बढ़ते रफ्तार पर बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बहरहाल बच्चों के लिए टीके की मंजूरी दे दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अभी तक 12 साल और 12 साल से अधिक के
बच्चों का टीकाकरण होता था, लेकिन अब 5 साल और से अधिक बच्चों का भी टीकाकरण होगा, क्योंकि जो नया वेरिएंट है XE वो बच्चों को अपने चपेट में ले रहा है। और सच बात तो ये है कि इसमें जो लक्षण हैं वैसे तो सामान्यतः फ्लू जैसे हैं, लेकिन अन्य प्रकार के भी लक्षण आते हैं जो निश्चित रूप से हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब मामूली लक्षण होते हैं, इन पर ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह भी है, अगर राजनीति की ओर चले तो आजम खां और उनके समर्थकों में गहरा मंथन हो रहा है, गहरा मंथन हो रहा है। और यह भी हो रहा है कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि ये बात तो अब साफ हो गई है कि आजम खां का अब सपा से नाता लगभग टूट गया है। अब कोई चमत्कार हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो वो एक बार जुड़ जाए, वरना बिल्कुल नाता टूट गया है। तो जब नाता टूट गया है तो अब क्या किया जाएगा, तो उसके लिए 6 विकल्प सामने आए हैं। पहला विकल्प ये आया है कि शिवपाल के साथ जुड़ जाए, नंबर 1। नंबर 2 विकल्प आया है कोई मोर्चा बन जाए। नंबर 3 विकल्प आया है कि लोकदल के साथ चले जाए। नंबर 4 विकल्प आया है कि ओवैसी के साथ हो ले। नंबर 5वां विकल्प आया है कि कांग्रेस से नाता जोड़ ले। और नंबर 6वां विकल्प ये है कि नई पार्टी बना लें और नई पार्टी बना करके संगठन खड़ा करें। इसमें भी 2 राय नहीं है कि आजम खां का अपना एक वोट बैंक है, इसीलिए सभी लोग उनको अपनी ओर लेने की बात कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी आई थी कि बहुजन समाज पार्टी भी इनको ले सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास अब मुस्लिम चेहरा नहीं रहा है। नसीमुद्दीन थे, लेकिन नसीमुद्दीन कांग्रेस में चले गए। लेकिन जिस तरीके से तलखी रही है आजम खान और मायावती की, तो इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं कि वो बसपा में जाएंगे। हालांकि जो चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी, वो भी चाहते हैं कि मेरे साथ आ जाएं, तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए। एक ये भी राजनीति आ रही है। कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो माइनॉरिटीज़ को रिझा सके। इस दृश्य से अगर देखा जाए तो आजम खां पर दौरे डाले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णन कल मिलने गए थे वो प्रियंका के दूत के रूप में मिलने गए थे और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, लेकिन उस पर चिंतन हो रहा है। कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस के साथ में एक ये भी समस्या है कि जिस रामपुर से आजम खां आते हैं वहाँ पर एक जो नवाब फैमिली है, वहाँ से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है और उस नाते में जो है विरोधी रहे हैं आजम खां। कैसे आएंगे ये भी देखने की बात हो। बहरहाल 6 विकल्प हैं और जिन पर आत्ममंथन तेजी के साथ हो रहा है और ये देखने का प्रयास हो रहा है कि आजम खां किस ओर जाते हैं और राजनीति का अब ये नया स्वरूप कैसा होता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।